हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज एनसीईआरटी की सीरीज़ में सेकंड चैप्टर को पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है भारतीय संविधान का निर्माण। जी, भारतीय संविधान का निर्माण। आज इस चैप्टर को पढ़ते हैं जो अरिहंत का है, एनसीईआरटी नोट्स बुक पॉलिटी का सेकंड चैप्टर। भारतीय संविधान का निर्माण किस प्रकार से हुआ, तो आज इसे देखते हैं। स्टार्टिंग है, इसमें आप थोड़ा देख सकते हैं कि किस किस क्लास का नोट्स को इसमें शामिल किया गया है। क्लास 7 का ओल्ड एनसीईआरटी चैप्टर 1 है। क्लास 8 का न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर 1 भारतीय संविधान है। फिर क्लास 9th का है, क्लास 11th एंड फिर ये तमिलनाडु बोर्ड का भी है। तो इन सभी को मिक्स करके जो मेन पॉइंट्स है, की पॉइंट्स है, उन्हीं को इसमें ऐड किया गया है। तो बहुत अच्छी बुक है, आप इसे अवश्य पढ़ें। अगर सिविल सर्विस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, बीपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो या फिर यूपीएससी हो, बहुत ही फ़ायदेमंद बुक है, बहुत ही यूजफुल है। ये बहुत ही अच्छी बुक है। एनसीईआरटी पढ़ना ही आता है। आप अगर एनसीईआरटी को अच्छे से कवर कर लेते हो तो आपका एक बेस तैयार हो जाता है, एक फाउंडेशन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद एडवांस बुक पढ़ोगे तो आपको इजीली समझ में आएगी, अच्छे समझ में आएगी। आप उसके लॉन्ग टाइम तक रिकॉल कर पाओगे, रिमेंबर रख पाओगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। संविधान समझते हैं संविधान किसे कहते हैं, संविधान क्या है। तो संविधान उन नियमों का लिखित संकलन या दस्तावेज होता है जिसके आधार पर किसी भी देश का शासन संचालित होता है। संविधान क्या होता है? तो संविधान उन नियमों का लिखित संकलन या दस्तावेज होता है जिसके आधार पर किसी देश के शासन को संचालित किया जाता है, सुचारू रूप से व्यवस्थित किया जाता है, सुचारू रूप से चलाया जाता है, कानून व्यवस्था को अच्छे से बनाए रखा जाता है। तो उसे ही संविधान कहते हैं, राइट। इसके अंतर्गत सरकार और नागरिकों के अधिकारों एवं दायित्वों तथा कार्यों का वर्णन होता है। संविधान के अंदर क्या होता है? तो सरकार, नागरिक के अधिकार क्या है, सरकार नागरिकों के अधिकार क्या है, उनके दायित्व क्या है, उनके कर्तव्य क्या है, इन सभी का वर्णन किया हुआ रहता है संविधान में। संविधान के माध्यम से ही हम समझ पाते हैं कि सरकार के कौन कौन से कर्तव्य हैं, सरकार को क्या करना चाहिए, नागरिकों के कौन से अधिकार हैं, कौन से कर्तव्य हैं। तो इन सभी के बारे में हम संविधान से ही समझते हैं, संविधान से ही जानते हैं। अब जब देखते हैं कि संविधान के कार्य क्या क्या है, हमारे संविधान में कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं। तो संविधान जो है बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराता है जिससे समाज के सदस्यों में न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे, राइट। संविधान, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया कि संविधान बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराता है जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। संविधान यह स्पष्ट करता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी और सरकार कैसे निर्मित होगी। यह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएं भी निर्धारित करता है। ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती है कि सरकार कभी उनका उल्लंघन नहीं कर सकती। जी हाँ, ये सीमाएं जो है इस रूप में मौलिक होती है कि सरकार कभी भी उनका उल्लंघन नहीं कर सकती, कभी वायलेशन नहीं कर सकती है। यह सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करता है, संविधान ही है जो सरकार को एक ऐसी क्षमता प्रदान करता है जिससे वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके। तो ये थे संविधान के कार्य। हम फिर से जब इस मंथ में ये कंप्लीट हो जाता है बुक, तो जब रिवीजन किया जाएगा तो इसको रिवीजन भी किए जाएंगे और अच्छे से उस टाइम रिकॉलिंग भी किया जाएगा। तो आप इस बुक को, ये सारे जो बुक हैं इसके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, सभी बुक को कंप्लीट कराया जाएगा। आप इसे के साथ बने रहें कम्प्लीटली। ये जून मंथ का है कि लुसेंट को कंप्लीट करना है। जुलाई भी चल रही है। तो जुलाई में 30 सितंबर को एग्ज़ाम होने वाला है। तो जुलाई मंथ का ये टारगेट बनाया गया है कि लुसेंट का जो नोट्स है, MCQ एंड 1 लाइनर है, ये दोनों कंप्लीट करना है। और एनसीईआरटी का जो बुक है अरिहंत का MCQ हो और नोट्स, ये
दोनों ऑल सब्जेक्ट का कंप्लीट करना है और फिर उसके बाद रिवीजन किया जाएगा, टेस्ट सीरीज किया जाएगा। तो आप इस सीरीज के साथ बने रहें। यह सीरीज आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। अगर आप यूपीएससी एग्ज़ाम देना चाहते हो या फिर यूपीएससी या फिर कोई और भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसमें भी एनसीईआरटी बुक या लुसेंट जो है बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। आप इसे कंटिन्यू करते रहें। ओके, तो आगे पढ़ते हैं। संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, इसको जानते हैं। तो वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत के संविधान का रूपरेखा नेहरू रिपोर्ट में प्रस्तुत की थी। किस रिपोर्ट में प्रस्तुत की थी? नेहरू रिपोर्ट में प्रस्तुत की थी। कौन कौन? मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने। कब? 1928 में। वर्ष 1931 में कांग्रेस ने कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में स्वतंत्र भारत के होने वाले संविधान की रूपरेखा प्रस्तुत की। किसने? तो कांग्रेस ने कराची में जब 1931 में अधिवेशन हुआ तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में स्वतंत्र भारत के होने वाले संविधान की रूपरेखा प्रस्तुत की थी। यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा कि स्वतंत्र भारत के होने वाले संविधान की रूपरेखा कहाँ प्रस्तुत की गई? तो कराची में कांग्रेस अधिवेशन जो कि 1931 में हुआ था। दोनों ही दस्तावेजों में स्वतंत्र भारत के संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता, समानता का अधिकार तथा अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात की गई थी। देखिए, नेहरू रिपोर्ट की बात करें या फिर कराची में जो रूपरेखा प्रस्तुत की गई, इन दोनों में ही संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात की गई, स्वतंत्रता और समानता अधिकार की बात की गई और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात की गई थी। इन दोनों में बात की गई थी, तो इसको आप ध्यान रखें। नेक्स्ट, इसके पश्चात वर्ष 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति ऑफिशियल पॉलिसी में शामिल किया। वर्ष 1937 के बाद पूरे ब्रिटिश शासन वाले भारत में प्रादेशिक असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए थे। इससे बनी सरकारें पूरी तरह लोकतांत्रिक नहीं थी, परंतु विधानसभाओं में जाने और काम करने का अनुभव तब बहुत लाभदायक हुआ जब इन्हें भारतीय लोगों को अपनी संस्थाएं और व्यवस्थाएं बनानी और चलानी थी। इसी कारण भारतीय संविधान में कई संस्थाओं और व्यवस्थाओं को पुरानी व्यवस्था से ऐसे ही अपना लिया गया, जैसे 1935 का भारत सरकार अधिनियम। आप इसे ध्यानपूर्वक सुनें और उसके बाद अपना बुक ले लें। ये इस बुक को ऑर्डर कर ले, कहीं मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट, अमेजन या फिर अगर कहीं लोकल मिलता हो तो वहाँ से भी अच्छी बात है, ले लें आप। अब देखते हैं संविधान का निर्माण किस प्रकार से हुआ, हमारे देश का संविधान का निर्माण कैसे हुआ। तो भारतीय संविधान का निर्माण जो है कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के अंतर्गत गठित संविधान सभा के द्वारा किया गया था। अब यहाँ से क्वेश्चन है कि संविधान सभा का गठन किसके तहत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया था और इसी ने संविधान के निर्माण का किया था। तो भारत के संविधान के निर्माण के लिए चुने गए प्रतिनिधियों की सभा को संविधान सभा या संविधान निर्मात्री सभा कहा गया। भारत के संविधान के निर्माण के लिए चुने गए प्रतिनिधियों की सभा को क्या कहा गया? संविधान सभा या फिर संविधान निर्मात्री सभा कहा गया, जिसका उत्तरदायित्व संविधान की रचना के प्रति था। संविधान सभा की रचना लगभग उसी योजना के अनुसार हुई जिसे कैबिनेट मिशन ने प्रस्तावित किया था। इस योजना के अनुसार संविधान सभा का निर्माण निम्नलिखित प्रकार से किया गया। प्रत्येक प्रांत देशी रियासत या रियासतों के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी गई। सामान्यतः 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का अनुपात रखा गया था। ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों को 292 सदस्य चुनने थे तथा देशी रियासतों को न्यूनतम 93 सीटें आवंटित की गई थी। तो जो ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांत थे उनको 292 सदस्य चुनने थे और देशी रियासतों को 93 सीटें आवंटित की गई थी, उनको 13 सीट पे चुनाव करना था। प्रत्येक प्रांत की सीटों के 3 प्रमुख समुदाय थे। कौन कौन? मुसलमान, सिख और सामान्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में विभाजित किया गया था। मुसलमान, सिख और सामान्य। प्रांतीय विधानसभाओं में प्रत्येक समुदाय के सदस्य ने अपने प्रतिनिधियों को चुना और इसके लिए उन्होंने समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय पद्धति का प्रयोग किया।
देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के चुनाव का तरीका उनके द्वारा गठित समिति के परामर्श से किया गया। भारतीय संविधान सभा के निर्वाचन के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए। संविधान सभा के सदस्य वर्ष 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से चुने गए। संविधान सभा का मुस्लिम लीग के सदस्यों ने बहिष्कार किया तथा सभा की पहली बैठक में वे उपस्थित नहीं हुए। देखिए, मुस्लिम लीग जो है उस सदस्यों ने, जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे, वो इस सभा का बहिष्कार किया और सभा की पहली बैठक जब हुई तो उसमें उपस्थित नहीं हुए। औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन सर्वप्रथम एम.एन. रॉय, जो कि 1934 में रखा था। ये भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने लाया, तो एम.एन. रॉय ने 1934 में। संविधान सभा का स्वरूप के बारे में समझते हैं। तो संविधान सभा के सदस्यों का चयन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पर किया गया तथा उन्हें अधिक से अधिक प्रतिनिधिपरक बनाने का संभव प्रयास किया गया था। संविधान सभा में भारत के विभिन्न समुदायों तथा क्षेत्रों के सदस्य शामिल थे। इसके अतिरिक्त इसमें विभिन्न राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य भी शामिल थे। संविधान सभा में प्रत्येक समुदाय, हिंदू, मुस्लिम, सिख, एंग्लो इंडियन, पारसी के प्रतिनिधियों को स्थान दिया गया था। सभी को इसमें स्थान दिया गया था। इनमें एंग्लो इंडियन और पारसियों का प्रतिनिधित्व क्रमशः फ्रैंक एंथनी और डॉक्टर एच.पी. मोदी ने किया था। देखिए, एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व किसने किया? फ्रैंक एंथनी ने किया और पारसियों का डॉक्टर एच.पी. मोदी ने किया। संविधान सभा में अनुसूचित जातियों के सदस्यों की संख्या कुछ करेगा उन्हें थोड़ा देर में करते हैं। संविधान सभा में अनुसूचित जातियों के सदस्यों की संख्या 26 तथा अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 थी। इसके अतिरिक्त इसमें 15 महिलाएं भी शामिल थी। सरोजिनी नायडू तथा विजय लक्ष्मी पंडित महत्वपूर्ण महिला सदस्य थी। 3 जून 1947 की योजना माउंटबेटन योजना के अनुसार देश का विभाजन भारत और पाकिस्तान के रूप में हो जाने के पश्चात वे सभी प्रतिनिधि संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे, जो पाकिस्तान के क्षेत्रों से चुनकर आए थे। तो इस प्रकार संविधान सभा के वास्तविक सदस्यों की संख्या 389 से घटकर 299 रह गई। इनमें से 26 नवंबर 1949 को कुल 284 सदस्य उपस्थित थे। इन्होंने अंतिम रूप से पारित संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए। तो जो संविधान बनकर हमारा तैयार हुआ उस पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? तो 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। संविधान सभा के सबसे वरिष्ठतम सदस्य संविधान सभा के सबसे वरिष्ठतम सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। देखिए, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा जब प्रथम बैठक हुआ तो उसमें वरिष्ठतम सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया और इसके पश्चात संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया और उपाध्यक्ष के रूप में एच.सी. मुखर्जी को चुना गया, जबकि सर बी.एन. राव को सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना, ये पॉइंट याद करना है। महात्मा गांधी, ऐसा तो वेरी इंपॉर्टेंट है सभी पॉइंट्स, इसमें कोई भी फालतू के पॉइंट्स नहीं हैं। महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना जो है संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और फिर 14 अगस्त 1947 को विभाजित भारत की संविधान सभा के रूप में इसकी पुनः बैठक हुई। प्रथम बैठक कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 को और फिर 14 अगस्त 1947 को विभाजित भारत की संविधान सभा के रूप में पुनः बैठक हुई। 14 अगस्त 1947 की बैठक में जवाहरलाल नेहरू ने भविष्य के साथ साक्षात्कार नामक अपना प्रसिद्ध भाषण संविधान सभा में दिया। भविष्य के साथ
साक्षात्कार भाषण किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने। कब? 14 अगस्त 1947 को। अब देखते हैं संविधान सभा की कार्यविधि। तो संविधान सभा का कार्य जो है अधिक व्यवस्थित, खुला और सर्वसम्मति बनाने के प्रयास पर आधारित था। इसके सभी अधिवेशन प्रेस प्रतिनिधियों तथा जनता के लिए खुले थे। लोगों को समाचार पत्रों में अपने दृष्टिकोण और विचारों को प्रकट करने की पूरी स्वतंत्रता थी। इस प्रकार संविधान के निर्माण में अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता भी शामिल थी। इसमें संविधान सभा में भारतीय जनता भी अप्रत्यक्ष रूप से शामिल थी। अब देखते हैं उद्देश्य प्रस्ताव में क्या प्रावधान थे। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस प्रस्ताव में संविधान सभा के उद्देश्यों को परिभाषित किया गया था। संविधान सभा 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया गया, जो संविधान के उद्देश्य का अथवा प्रस्तावना के रूप में संविधान का अंश बना। इस प्रस्ताव में संविधान की सभी आकांक्षाओं और मूल्यों को समाहित किया गया, जो कि वास्तव में राष्ट्रीय आंदोलन के विरासत से प्राप्त सिद्धांत थे। उद्देश्य प्रस्ताव के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं। भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य होगा। अब देखिए उद्देश्य प्रस्ताव में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन थे, प्रमुख बिंदु कौन कौन थे, तो इसके बारे में समझते हैं। फर्स्ट में है कि भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य होगा। भारत ब्रिटेन के अधिकार में आने वाले भारतीय क्षेत्रों, देशी रियासतों के बाहर के ऐसे क्षेत्र जो भारतीय संघ का अंग बनना चाहते हैं का एक संघ होगा। संघ की इकाइयाँ स्वायत्त होंगी और उन सभी शक्तियों का प्रयोग और कार्यों का संपादन करेंगी जो संघीय सरकार को नहीं दी गई हैं। संप्रभु और स्वतंत्र भारत तथा इसके संविधान की समस्त शक्तियों और सत्ता का स्रोत जो है भारतीय जनता है। भारत के सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, कानून के समक्ष समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा कानून एवं सार्वजनिक नैतिकता की सीमाओं में रहते हुए भाषण, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, व्यवसाय, संगठन और कार्य करने की मौलिक स्वतंत्रता की गारंटी तथा सुरक्षा प्रदान की जाएगी। अल्पसंख्यकों, पिछड़े व जनजातीय क्षेत्र, दलित व अन्य पिछड़े वर्गों को समुचित सुरक्षा दी जाएगी। भारतीय गणराज्य की क्षेत्रीय अखंडता तथा थल, जल और आकाश में इसके संप्रभु अधिकारों की रक्षा सभ्य राष्ट्रों को कानून और न्याय के अनुसार दी जाएगी। विश्व शांति और मानव कल्याण के विकास के लिए देश स्वेच्छापूर्वक पूर्ण योगदान करेगा। तो ये हमारे उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में जानकारियाँ थी, जिसमें प्रमुख पॉइंट्स थे, इससे देख लिए। अब देखते हैं संविधान सभा की समितियों के बारे में क्या है। तो संविधान निर्माण के विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श के लिए संविधान सभा के मुख्य 8 कमेटियों का गठन किया गया था। मुख्य कितनी कमेटियों का गठन किया गया था, कितनी समितियों का? तो 8 समितियों का गठन किया गया था। समानता जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इन समितियों की अध्यक्षता करते थे। संविधान सभा की समितियों के बारे में देखते हैं, ये कौन कौन से किनके अंडर में था। तो मुख्य समितियाँ, संघ शक्ति समिति जो था उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति इन दोनों के जवाहरलाल नेहरू ही थे। प्रांतीय संविधान समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब देखते हैं मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के 2 उपसमितियां थी। 2 उपसमितियां थी, कौन कौन? मौलिक अधिकार उपसमिति और अल्पसंख्यक
उप समिति, तो मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। और अल्पसंख्यक उप समिति के HC मुखर्जी। अल्पसंख्यक उप समिति जो है उत्तर पूर्वीय सीमांत जनजातीय क्षेत्र जो कि असम को छोड़कर तथा ये था। और राज्यों के लिए समिति, राज्यों समझौता करने वाले कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। राज्यों के लिए कौन समिति था? जवाहरलाल नेहरू। अब देखिए, ये तो 8 मुख्य समितियां हो गई। अब इनके अतिरिक्त भी और समितियां जो छोटी छोटी समितियां थी, प्रमुख थी, तो इनके बारे में देखते हैं। कार्य संचालन समिति। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर KM मुंशी। कार्य संचालन समिति के डॉक्टर KM मुंशी। राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति के अध्यक्ष S वरदाचार्य थे और वरदाचार्य थे। संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति कौन थे? GV मावलंकर। संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति कौन थे? GV मावलंकर। भाषाई प्रांत आयोग। भाषाई प्रांत आयोग के कौन थे? SK धर। संविधान सभा के जो कि सदस्य नहीं थे, SK धर। और प्रक्रिया नियम समिति। प्रक्रिया नियम समिति के कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संचालन समिति के भी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रक्रिया नियम समिति के भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और संचालन समिति के भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के बारे में समझते हैं। संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया था। अभी हमने पढ़ा किसके अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। 1947 में, देखिए, इस समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 में हुआ था। और इस समिति में कुल 7 सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है अध्यक्ष थे और इनके अतिरिक्त 6 और सदस्य थे। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, एन माधवराव जो कि BL मित्र के स्थान पर चयनित हुए थे क्योंकि इन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया था। TT कृष्णामाचारी जो कि TP खोतान की मृत्यु के पश्चात बने थे। और N गोपालस्वामी अयंगर, सैयद मोहम्मद शादुल्ला, ये इनके सदस्य थे, प्रारूप समिति के सदस्य थे। संविधान का प्रारूप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा तैयार किया गया। संविधान का प्रारूप किसको तैयार किया गया? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा तैयार किया गया। संविधान के प्रत्येक अनुच्छेद पर अनेक बार चर्चाएं हुई तथा 2000 से अधिक संशोधनों पर विचार हुए। संविधान निर्माण से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में पढ़ते हैं, तो देखते हैं। संविधान निर्माण का कार्य 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, लगभग 3 वर्ष की अवधि में पूर्ण हुआ। संविधान सभा में प्रस्तुत प्रत्येक प्रस्ताव, शब्द और वहां कही गई प्रत्येक बात को रिकॉर्ड कर सुरक्षित रखा गया था। इसे कंप्यूटर असेंबली डिबेट्स, कंस्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स के नाम से जाना गया। यह 9 दिसंबर 1946 से 24 जनवरी 1950 के बीच 12 सत्रों में संपन्न हुई थी। संविधान सभा की समयावधि पहला सत्र 9 से 23 दिसंबर 1946। पहला सत्र कब से कब तक था? तो 9 से 23 दिसंबर 1946 तक। दूसरा सत्र 20 से 25 जनवरी 1947 और तीसरा सत्र 28 अप्रैल से 2 मई 1947। इन सत्र को देख लीजिएगा, उतना यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। सॉरी, मैं एक बात के लिए सॉरी मत कहना चाहूँगी कि जो PDF है थोड़ा सा डार्क हो गया है। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें PDF पूरी तरह से परफेक्ट रहेगा, तो उसके लिए सॉरी। आप इसे ध्यान से सुने, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दिख रहा है बट क्लियरली नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा हमसे गलती हो गई, इसके लिए सॉरी। 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस मनाया जाता है। इसका आयोजन वर्ष 2015 में किया जा रहा है। भारतीय संविधान के अंगीकृत होने की तिथि क्या थी? तो 26 नवंबर 1949 थी। संविधान के कुछ प्रावधान कुल अनुच्छेद
अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 324, 366, 367, 379, 80, 388, 391, 392, 393 और 394 इसी दिन प्रभावी हो गए थे। कब? 26 नवंबर 1949 को। जबकि शेष उपबंध जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हो गए। 26 जनवरी 1930 को भारत को गणतंत्र घोषित किया गया। तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को यह गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 1947 में भारत की स्वतंत्रता के पश्चात लॉर्ड माउंटबेटन भारत के गवर्नर जनरल थे। उनके पश्चात सी राजगोपालाचारी पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने। देखिए 1947 में जब भारत को आज़ादी मिली तो आज़ादी के पश्चात लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो भारत के गवर्नर जनरल थे और इनके पश्चात सी राजगोपालाचारी जो कि पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने। वर्ष 1950 में संविधान के लागू होने के पश्चात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के राष्ट्रपति बने तथा वर्ष 1952 में भारत के प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति बने। देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बने और जब 1952 में हमारा भारत चुनाव हुआ तो निर्वाचित रूप से प्रथम राष्ट्रपति भी यही बने। भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव भारत सरकार अधिनियम 1935 का है। हमारे देश के संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव किसका है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 का है। दिसंबर 1929 में संपन्न लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का फैसला लिया गया था। 26 जनवरी 1930 की इस ऐतिहासिक स्मृति को बनाए रखने के लिए इस दिन भारतीय संविधान लागू करने का निर्णय लिया गया। प्रत्येक वर्ष इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप लोग तो बच्चे जानते हैं, तो आपकी बात ही अलग है। नेक्स्ट अतिरिक्त तथ्य जो कि तमिलनाडु बोर्ड और NIOS लिया गया है, इसे देख लेते हैं। भारत का संविधान सभा द्वारा निर्मित किया गया है। भारत का संविधान किसके द्वारा निर्मित किया गया है? तो संविधान सभा द्वारा। इस सभा का गठन कब किया गया था? तो वर्ष 1946 में। संविधान सभा की पहली बैठक सोमवार के दिन 9 दिसंबर 1946 को 11 बजे नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में हुई थी। कहाँ पर? नई दिल्ली। नेक्स्ट संविधान सभा के सदस्य तत्कालिक प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए थे। इसके अतिरिक्त ऐसे सदस्य भी थे जो कि रियासतों के शासकों द्वारा मनोनीत किए गए थे। भारत के प्रारंभिक संविधान में 395 अनुच्छेद तथा 3 अनुसूचियां हैं, जबकि अमेरिका के संविधान में मात्र 7 अनुच्छेद हैं। संविधान सभा में सदस्यों का निर्वाचन कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के आधार पर किया गया था। इसके लिए चुनाव जुलाई 1946 में हुए थे। चुनाव कब हुआ था? जुलाई 1946 में। प्रांतों के विधान परिषद द्वारा सदस्यों का चुनाव किया गया। देखिए ये हमारे देश के संविधान सभा से संबंधित प्रमुख व्यक्तित्व हैं। इनके बारे में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, यहाँ से क्वेश्चंस आते भी हैं, तो इसको थोड़ा देख लेते हैं। फर्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका जन्म कहाँ हुआ था? बिहार में 1884 से 1963 के इनका ये है। और ये वकील पेशा क्या था? वकील थे। चंपारण सत्याग्रह में प्रमुख भागीदारी भी थे। 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। संविधान सभा के भी अध्यक्ष थे और भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। इनका HC मुखर्जी, तो ये पश्चिम बंगाल के थे, प्रसिद्ध लेखक और शिक्षाविद थे। कांग्रेसी नेता, ऑल इंडिया क्रिश्चियन काउंसिल और बंगाल विधानसभा के सदस्य थे। संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। HC मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे और बंगाल के राज्यपाल भी बने थे। नेक्स्ट है भीमराव रामजी अंबेडकर। भीमराव रामजी अंबेडकर, इन्हें तो कौन नहीं जानता है। इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। समाज क्रांतिकारी, चिंतक, जातिगत बंटवारे और भेदभाव के खिलाफ अंग्रेजी आंदोलनकारी थे। ये प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष बने थे। स्वतंत्र भारत की पहली कानून मंत्री भी बने थे।
रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक भी थे। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक थे। अब देखते हैं जवाहरलाल नेहरू, इन्हें भी बच्चा बच्चा जानता है। तो जन्म इनका उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये वकील और कांग्रेसी नेता थे। अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री बने थे और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी बने थे। समाजवाद, लोकतंत्र के समर्थक और साम्राज्यवाद विरोध के पक्षधर थे। अर्थव्यवस्था के नेहरूवियन मॉडल के प्रवर्तक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। चाचा नेहरू के नाम से प्रसिद्ध हैं। जन्म दिवस इनको 14 नवंबर को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं किनके बारे में है। तो ये हैं वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल। इनका जन्म हुआ था गुजरात में। वकील और बारदोली किसान सत्याग्रह के नेता थे। अंतरिम सरकार में गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे। देशी रियासतों के विलय में निर्णायक भूमिका निभाई इन्होंने। उप प्रधानमंत्री, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री भी बने थे। अब है टीटी कृष्णामाचारी। इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था। उद्यमी और कांग्रेसी नेता थे। प्रारूप कमेटी के सदस्य थे और केंद्रीय मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री थे। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। इनका जन्म हुआ गुजरात में। वकील, इतिहासकार और भाषाविद थे। कांग्रेसी नेता और गांधीवादी थे। केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री और स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक। नेक्स्ट है अबुल कलाम आज़ाद। इन्हें भी जानते होंगे। सऊदी अरब। इनका जन्म कहाँ हुआ था? सऊदी अरब। शिक्षाविद थे, लेखक थे, धर्मशास्त्रों के ज्ञाता थे और अरबी के विद्वान थे। कांग्रेसी नेता, राष्ट्रीय आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई इन्होंने। मुस्लिम अलगाववादी और राजनीति के विरोधी। पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल में ये शिक्षा मंत्री थे। हमारे देश के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद ही थे, ये बने हुए थे। जन्म यहाँ आते हैं सरोजिनी नायडू, स्वर कोकिला। इनका जन्म हुआ था आंध्र प्रदेश में। कवयित्री, लेखिका और राजनैतिक कार्यकर्ता। कांग्रेस की अग्रणी महिला नेता, जैसे कि भारत की प्रथम महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष सरोजिनी नायडू ही बनी थी। इनके उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल भी बनी थी सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट देखते हैं जी दुर्गाबाई देशमुख। इनका जन्म कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में हुआ था। वकील और महिला मुक्ति कार्यकर्ता थी। आंध्र महिला सभा की संस्थापक भी थी और कांग्रेस की सक्रिय नेता। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की संस्थापक अध्यक्ष थी। बलदेव सिंह। इनका जन्म हुआ था हरियाणा में। सफल उद्यमी और पंजाब विधानसभा में पृथक अकाल पार्टी के नेता थे। संविधान सभा में कांग्रेस द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री बने हुए थे बलदेव सिंह। तो हमारे देश केंद्रीय मंत्रिमंडल में ये रक्षा मंत्री बने थे। नेक्स्ट है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इनका जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था। ये शिक्षाविद और वकील थे। अंतरिम सरकार में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री बने थे। हिंदू महासभा में सक्रिय थे और ये भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। नेक्स्ट है जयपाल सिंह। जयपाल सिंह का जन्म झारखंड में हुआ था। ये खिलाड़ी और शिक्षाविद थे। भारतीय हॉकी टीम के पहले कप्तान थे। आदिवासी महासभा के संस्थापक अध्यक्ष भी थे जयपाल सिंह। एंड झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन है? तो जयपाल सिंह हैं। नेक्स्ट है सोमनाथ लाहिड़ी। इनका जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था। लेखक और संपादक थे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे। सोमनाथ लाहिड़ी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता भी थे। पश्चिम बंगाल के विधानसभा के सदस्य भी थे। तो ये सेकेंड चैप्टर कंप्लीट हुआ। मिलते हैं थर्ड चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। इसे आप पढ़ें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस सीरीज के साथ बने रहें। ये सीरीज एनसीईआरटी जो अरिहंत का नोट्स बुक है एंड एमसीक्यू है, दोनों को कंप्लीट कराई जाएगी। और यहाँ पर आपको लुसेंट भी एक नई अंदाज में पढ़ने को मिलेगा।
तो कंटिन्यू बने रहें, तब तक के लिए धन्यवाद। वंस अगेन थैंक्स।